हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी एंड पेडागोजी रिवीजन क्लास रहेगी। ये आपकी फर्स्ट रिवीजन चलेगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में चिंतन करना आरंभ करता है। और ये ध्यान रखें कि ये आपकी रिवीजन क्लास है और इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जाएगा और आंसर आपको जल्दी से करना है। और जितने भी गर्ल्स बॉयज़ देख रहे हैं सभी जल्दी जल्दी आंसर करें क्योंकि ये आपकी रिवीजन क्लास है। तो क्या होगा इसका आंसर? यहाँ अमूर्त संकल्पनाओं की बात हो रही है इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संकल्पनाओं की जब बात होगी तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? कोलबर्ग ने की है, एरिक्सन ने की है, स्किनर ने की है, पियाजे ने की है। जल्दी से लगाइए आंसर। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी क्लिक करेंगे, जल्दी फास्ट आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पियाजे। पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं बालक के बौद्धिक विकास की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास कभी समाप्त नहीं हो ऐसी प्रक्रिया है, ये विचार किसने दिया? आंसर बताना है आपको। इसका क्या होगा? जल्दी लगाएंगे। जितने भी वीर वीरांगनाएं देख रहे हैं सभी लगाएंगे आंसर। कौन वीर वीरांगना अपने यहाँ पर 50 क्वेश्चन में से 50 ठीक करता है वो भी अपना स्कोर बताएंगे हमें। झूठ कोई नहीं बोलेगा। और इसका आंसर होगा विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो मतलब निरंतरता का सिद्धांत, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था कहलाती है? ऑप्शन है आपके सामने, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब जल्दी आंसर करेंगे और ये ध्यान रखें वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, यानी कि वस्तु और घटना कैसी होंगी? उसे दिखाई देने वाली होंगी। तो कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा जल्दी बताएं। सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी वस्तु और घटनाएं जो उसे दिखाई दे रहा है उसको देख करके चिंतन कर रहा है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। तो निम्नलिखित कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, किस पर है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पर आधारित है, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित है? जल्दी आंसर करेंगे। क्या होगा इसका आंसर? जो खेल विधि है वो किस पर आधारित है? तो आई होप कि इसका आंसर सभी ने सही किया होगा। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोगों का सही हुआ होगा और इसका राइट आंसर है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? जल्दी लगाएंगे, सही आंसर क्या होगा? और ये आपकी एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, ये समझिए एक्सप्रेस चल रही है और इस एक्सप्रेस में बैठकर आपको अपना सफ़र तय करना है, अपनी मंजिल तक जाना है। और यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपके, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके पूरे ठीक हों। मेरा टारगेट अब 120 प्लस नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप 150 में से अपना 149 का टारगेट रखें। जब 149 का आप टारगेट रखेंगे तब आपके 125 तक आ पाएंगे। इसलिए आपके टारगेट को बड़ा रखें, सपने बड़े रखें, फिर उन पर काम करें। कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता जो पूरा ना हो सके। तो आप आंसर करते जाइए जल्दी जल्दी। ये रिवीजन क्लास है, एकदम फास्ट चलेगी। तो कौन सी अवस्था? नेक्स्ट है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो सभी ने आंसर कर लिया होगा और आंसर है इसका किशोरावस्था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और आंसर लगाते जाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे फास्ट। बच्चे के संक्रियात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास की बात है तो जल्दी करेंगे। आंसर क्या होगा? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में या ऑडिटोरियम में। तो क्या होगा सही आंसर? संज्ञानात्मक विकास को कहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं अच्छे तरीके से? तो विद्यालय और कक्षा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, विद्यालय और कक्षा। और अगर यहीं पर सामाजिक विकास की बात होती तो खेल का मैदान हो जाता। दोनों चीज़ों में आपको अंतर भी पता होना चाहिए कि हमें खेल का मैदान कब करना है, जब सामाजिक विकास की बात होगी, और संज्ञानात्मक विकास की बात होगी तो हमें विद्यालय और कक्षा लगाना है। आगे क्वेश्चन अगला है 8वां, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण
निर्धारक तत्व नहीं है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है ये बताना है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर, जल्दी से लगाएंगे। आंसर क्या होगा, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। 8 क्वेश्चन आंसर करेंगे जल्दी से। आंसर होगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो बालकों की कौन सी एज में अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों के आधार पर होती है सोच? तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा। 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष तक। अमूर्त की अपेक्षा मूर्त, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष की होती है। 0 से 2 वर्ष की संवेदीगामक अवस्था होती है। 2 से 7 वर्ष की पूर्व संक्रियात्मक होती है और 7 से 12 मूर्त और 12 से ऊपर की कौन सी होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कह सकते हैं। पियाजे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संवेदी पेशीय अवस्था होती है। संवेदी पेशीय अवस्था कौन सी होती है? 0 से 2 वर्ष होती है या 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 या 12 से अधिक। तो अभी बताया था आपको 0 से 2 वर्ष की अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था है? जब बच्चा खुद को ही सही समझे, दूसरों को गलत समझे, अपने पेरेंट्स को गलत समझे, तो तुरंत लगा देना कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे जो है विपरीत हो जाते हैं, पेरेंट्स से विपरीत हो जाते हैं। जो उनको ठीक लगता है वही ठीक होता है, बाकी का सारी दुनिया गलत होती है। अपने ख्यालों की दुनिया में, अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं और विषम लिंगी जो लिंग है उसके प्रति आकर्षण उनमें बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो बच्चे के सृजनात्मक विकास में कौन सी चीज इसमें सहायक नहीं है ये आपको बताना है। खेल, भाषण, कहानी लेखन या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो यहाँ पर सृजनात्मकता की बात हो रही है, मौलिकता की बात हो रही है, तो खेल भी शामिल होंगे, भाषण भी होंगे, कहानी भी होगी, लेकिन निर्माण संबंधी क्रियाएं यहाँ पर शामिल नहीं होंगी, क्योंकि सृजनात्मकता में निर्माण संबंधी क्रियाओं का कोई भी लेना देना होता नहीं है। समझ गए जी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहेंगे? पूर्व बाल्यावस्था को कहेंगे, उत्तर बाल्यावस्था को कहेंगे, शैशवावस्था को कहेंगे या सभी को कहेंगे? खिलौनों की एज, टॉय एज कह सकते हैं। किसको कहेंगे? पूर्व बाल्यावस्था को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा, पूर्व बाल्यावस्था, खिलौनों की अवस्था, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर रुकूंगी नहीं मैं आपके लिए, क्योंकि ये आपकी रिवीजन क्लास है। ये सारी चीज़ें मैं पहले भी करा चुकी हूँ। लगभग 18 हम सीडीपी के प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं, पेडागोजी और सीडीपी। अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाकर देखिए। फिर यहाँ पर आप अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका एक भी गलत होगा नहीं। ये सारे क्वेश्चंस मैं पहले भी करा चुकी हूँ। अब ये आपके बस एक्सप्रेस चल रही है, यहाँ पर रिवीजन एक्सप्रेस है, तो इसमें सिर्फ आंसर करते जाइए। एक तरीके का टेस्ट समझ सकते हैं आप इसको। अगला क्वेश्चन है 14, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था? जल्दी से लगाएंगे। आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से सभी वीर वीरांगना सभी आंसर करेंगे। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? इसका आंसर होगा खेलने की अवस्था। कौन सी अवस्था? खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? जब उत्तर बाल्यावस्था में आ जाता है बच्चा, उत्तर यानी बाल्यावस्था कब से चलती है? 6 से 12 वर्ष तक चलती है। और जब आपके यहाँ पर 9 से 12 वर्ष में होती है उत्तर बाल्यावस्था। जब 9 से 12 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा होता है उत्तर बाल्यावस्था में, तो भौतिक वस्तुओं के किन आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? इसका आंसर जल्दी से करेंगे आप लोग, और आपने आंसर कर दिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इन तीनों में अंतर को समझने लगता है, परिवर्तन को समझने लगता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व कैसा समायोजन है? स्थायी समायोजन है। ऑप्शन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या सभी के साथ। तो व्यक्तित्व स्थायी परिवर्तन किसके साथ है? इन सभी चीज़ों के साथ में है। पर्यावरण के साथ में भी है, जीवन के साथ में भी है, प्रकृति के साथ में भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। जब सेकंड ईयर में आ जाता है बच्चा, यानी कि दूसरे साल में जब आ जाता है, आप ग्रेजुएशन की फर्स्ट सेकंड ईयर मत सोच लेना या बीटीसी बीएड की। तो यहाँ पर दूसरे वर्ष के जब अंत तक आता है बच्चा, तो उसका शब्द भंडार कितना हो जाता है? लगभग कितने शब्द बोलने लगता है?
जल्दी करेंगे आंसर। 100, 60, 50 या 10 कितने शब्द बोलने लगता है? आपके घर में भी बच्चे होंगे फैमिली में, तो आप लोगों को आइडिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 100 शब्द बोलने लगता है जब दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चा आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। यहाँ पर कुछ लोग मिस्टेक करेंगे, अब पक्का मिस्टेक करेंगे कुछ लोग। जल्दी से आंसर करेंगे, क्या होगा इसका आंसर? इतना भी जल्दी मत खो जाइएगा, बह मत जाइएगा कि आप गलत कर दो। थोड़ा सोच समझ के आंसर करें इस क्वेश्चन का। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे में शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास होता है, क्योंकि जब बच्चा समूह में रहता है, अपने समूह में, तो उसके मन में एक विचार रहता है कि मैं पूरे समूह का नेता बनूं, यानी कि उस पर सब गर्व फील करें। और जब उसके साथ में कोई उसकी इंसल्ट कर देता है, जब बच्चा स्कूल में जाता है 6 वर्ष का, आपको पता है 6 साल का बच्चा स्कूल में जाता है, उसके बाद में अगर क्लास में थोड़ा बड़े होने पर उसकी कोई अगर इंसल्ट करे तो उसे शर्म महसूस होती है और गर्व फील होता है जब उसकी तारीफ की जाती है। तो बाल्यावस्था इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? यानी कि सीधा सीधा मतलब है जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है, ये बताना है आपको यहाँ पर। बाकी की चीजें आप देखो मत। और मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्ति दी है? तो 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की है मैकडूगल ने। ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन सीधा सीधा भी पूछ सकता है आपसे। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों की बात की? तो 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की। और जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का संबंध किस संवेग से है? आंसर आपने कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है आश्चर्य, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य संवेग से है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, इनमें से शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। शैशवावस्था की बात आपको बतानी है, यहाँ पर इन्फेंसी की बात आपको बतानी है। तो कौन सी विशेषता यहाँ पर नहीं है? नेगेटिव है पॉइंट। तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता भी होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया भी होती है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था में बच्चे के अंदर नहीं होती। ना तो उसे सही गलत की समझ होती है, ना कोई चीज़ की चिंतन करने की, बस उसकी जिज्ञासाएं होती हैं, उनको शांत करना होता है। और सीखने में उसकी तीव्रता होती है और दूसरों को देखकर अनुकरण करके सीखने की आदत होती है। अगला क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, जब कोई विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है? जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, तो क्या असफल हुआ है? पद्धति असफल हुई है, शिक्षक असफल है, या पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, या वैयक्तिक असफलता है? यह एक वैयक्तिक असफलता है। तो क्या करेंगे आप इसका आंसर? जल्दी इसका आंसर लगाएंगे। इसका आंसर आप क्या करेंगे? और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि 50 क्वेश्चन में से मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन रखूंगी जिनका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। उनमें से एक क्वेश्चन यही है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा फंसाने वाला है, तो मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितना ठीक करते हैं इसका आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। 21वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। कोई विद्यार्थी है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उसकी कौन सी क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेहतर है? उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। तो कौन सी चीज़ यहाँ पर सही होगी? सबसे ज़्यादा बेहतर बताना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बतानी है। तो बातें सारी ही ठीक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टॉप कौन सी है? सबसे ऊपर कौन आएगी? सबसे शीर्ष पर कौन रहेगी? जल्दी आंसर करेंगे सभी वीर वीरांगनाएं, जल्दी से आंसर करेंगे और एकदम जोश के साथ में लग जाइए सीटेट में। और सीटेट को बिल्कुल ये समझिए कि आयोग को ये कह दीजिए कि हम पूरी तरह तैयार हैं, अब आप कैसा भी एग्जाम बना लो, हम तैयार हैं बिल्कुल। और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता एक विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ हैं। तो किसके विकास का अर्थ है? ये मतारोपण का, अंगीकरण का, अनुकरण का या अभिव्यक्ति का। तो मानवीय मूल्य जो प्रकृति में विद्यमान है, प्रकृति में चारों तरफ हैं, वे किसका जो विकास है, विकास का क्या अर्थ है? उस विकास का अर्थ होता है अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। जो मानवीय मूल्य जो प्रकृति में विद्यमान है, इसका अर्थ है अभिव्यक्ति। विकास की कौन सी अभिव्यक्ति होती है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा? अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। कैसे सदस्य? सक्रिय, एक्टिव सदस्य बन जाते हैं और अपने समकक्षी वर्ग के। तो क्या होगा यहाँ पर आंसर?
आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक अवस्था या बाल्यावस्था। आंसर है यहाँ पर किशोरावस्था। ऑप्शन ए सही होगा। किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, विकास शुरू होता है, ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से या शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। क्या होगा आंसर? विकास कब से शुरू होता है? विकास एक अविरल प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है और विकास प्रसव पूर्व अवस्था से लेकर और मृत्यु तक चलता है। जब से बच्चा गर्भ धारण करता है तब से लेकर और जब तक मरण ना हो जाए तब तक विकास होता रहता है, कुछ ना कुछ बच्चा सीखता रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकरण करने की योग्यता डैश कहलाती है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों यानी कि अनेक चीज़ें आपके सामने रख दी गई, उनको आपको वर्गीकृत करना है। तो उसे वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाएगी आपकी? संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाएगी, मनोगतिक प्रक्रिया कहलाएगी या मनोवैज्ञानिक परिघटना कहलाएगी या भावनात्मक व्यवहार कहलाएगा? क्या कहलाएगी ये आपको बताना है। यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, संज्ञानात्मक प्रक्रिया। क्योंकि अगर आपके संज्ञान में ही चीज़ें नहीं होंगी, आपको यही नहीं पता होगा कि पशु क्या है, खनिज क्या है, पेड़ पौधे क्या हैं, जब आपके संज्ञान में ही कोई चीज़ नहीं होगी तो आप उनका वर्गीकरण क्या खाक करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि पशु क्या है, खनिज क्या है, पेड़ पौधे क्या हैं। तो ये कैसी गतिविधि हो गई? संज्ञानात्मक गतिविधि हो गई। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो गया और सभी वीर वीरांगनाओं ने सही किया होगा आंसर इसका। इतना कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन तो आपके लिए एकदम मलाई क्वेश्चन है, इनको तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे, सभी क्वेश्चन ईजी हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। ऑप्शन क्या है यहाँ पर? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। तो क्या होगा यहाँ पर आंसर? आंसर क्या होगा यहाँ पर? जल्दी बताएंगे क्या होगा आंसर? पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समावेशन हो जाएगा। संशोधित करने की बात हो रही है तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कोहल वर्ग ने सिद्धांत दिया था अपना नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसके अकॉर्डिंग सही और गलत के बीच में आपको अंतर करना है। एक तरफ गलत बात, एक तरफ सही बात, बीच में आप फंस गए, किधर जाना है, क्या करना है। तो सही गलत के बीच में आपको जो अंतर करना है, उसके बारे में चिंतन करना है, वो चिंतन क्या कहलाएगा आपका, ये आपको बताना है। सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा कहते हैं सही और गलत के बीच के जो चिंतन प्रक्रिया होती है, सही गलत पहचानने की जो प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं नैतिक तर्कणा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में आवश्यकता है। तो डैश में सहायता की आवश्यकता है। ऐसा विद्यार्थी जो किसी की बात भी नहीं मानता और आक्रामक व्यवहार करता है, अलग तरीके का व्यवहार करता है, कभी क्रोध करता है, कभी रोने लगता है, कभी कुछ करता है। तो ऐसे विद्यार्थी को किस चीज़ में आपकी हेल्प की ज़रूरत है? भावनात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में या मनोगत्यात्मक क्षेत्र में? जल्दी से आंसर करेंगे सभी वीर वीरांगनाएं, जल्दी से जोश में आ जाएं, जोश में आंसर करें। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका भावनात्मक क्षेत्र। जब बच्चा अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसके मतलब हाव भाव उसके ठीक नहीं चल रहे, वो अंदर से परेशान है, वो ठीक नहीं है, उसका माइंड सेटअप नहीं है या उसे कोई प्रॉब्लम है, तो कैसे क्षेत्र में उसको आपकी हेल्प की आवश्यकता है? भावनात्मक क्षेत्र में आपकी हेल्प की ज़रूरत है उसको। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ गए और हमें बस अब 20 क्वेश्चन को और डिस्कस करना है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए, एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। 19 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से वीडियो को फिनिश कर लेते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन क्लास है और फास्ट डिस्कशन हम इसमें कर रहे हैं। नेक्स्ट है, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर दुश्चिता, सामाजिकरण या मूल्य द्वंद्व या आक्रामकता। तो आंसर क्या होगा?
यदि कोई शिक्षक को आप कोई सलाह दे रहे हैं कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, समूह में रहकर कार्य करवाएं, तो ये किस चीज़ में भी हेल्प करता है? ये समाजीकरण में भी हेल्प करता है। सीखने को ये सुगम भी बनाता है और इसके अलावा समाजीकरण में भी हेल्प करता है। समूह में बच्चे रहेंगे तो एक दूसरे के साथ में बातचीत करेंगे, अपने अंतःक्रिया करेंगे, तो अंतःक्रिया करने से समाजीकरण उनका विकसित होता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। तो एक बच्ची जल्दी सीखती है, एक देर में सीखती है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के कभी भी पूछे, कुछ भी पूछे, नाम कोई भी घुसेड़ दे, बस आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर आपको क्या देना है। इसका आंसर देना है आपको वैयक्तिक सिद्धांत। क्या देना है? वैयक्तिक सिद्धांत आपको आंसर लगाना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है और अलग है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी अलग अलग हैं। कोई भी दो प्राणी एक जैसे नहीं हो सकते चीज़ों में। कोई अगर रंग में मिल जाएगा आपको तो गुणों में नहीं मिलेगा, गुण में मिल जाएगा तो रंगों में नहीं मिलेगा। बहुत सारे भेदभाव आपको उनमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दो ट्विंस बच्चे, अगर दो जुड़वा बच्चे भी होते हैं, एक पेरेंट्स के दो जुड़वा बच्चे भी कभी सेम नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है वैयक्तिक विभिन्नता का प्रभाव उन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो किसके अतिरिक्त जो एनवायरनमेंट से चीज़ें मिलती हैं वो वातावरणीय आकार को, विकास को आकार देते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये है कि तीन चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव हैं जो विकास को आकार देती हैं। एक चीज़ ऐसी है जो विकास को आकार नहीं देती, आपको वो बताना है। ऑप्शन है पौष्टिकता, पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। थोड़ा मैं फास्ट बोल रही हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्पीड फास्ट है तो आप वीडियो की जो क्वालिटी है उसको कम करके, यानी कि स्पीड क्वालिटी जो है, स्पीड जो है उसको कम कर लीजिए और उस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी का ये रिवीजन है और इतना फास्ट भी नहीं है, क्योंकि रिवीजन चल रहा है और पेपर को ज़्यादा टाइम भी नहीं है और इन सारी चीज़ों को आप पहले से पढ़ चुके हो, तो आपके लिए कोई इतना पहाड़ नहीं है इनका आंसर करना। तो आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा। आंसर है ऑप्शन डी, शारीरिक गठन। विकास के ये सारे वातावरणीय प्रभाव विकास को आकार देते हैं। पौष्टिक गुणवत्ता है, संस्कृति है, शिक्षा की गुणवत्ता, लेकिन शारीरिक गठन से कोई मतलब नहीं है। कोई इंसान, कोई व्यक्ति छोटा है, हाइट कम है, या कोई ज़्यादा मोटा है, या कोई पतला है, या कोई कैसा भी है, तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता विकास पर। विकास पर किसका फर्क पड़ेगा? पौष्टिक गुणवत्ता का फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है तो उसका विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। अगर उसकी संस्कृति सही नहीं है तो भी उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। शिक्षा अगर पूरी तरह नहीं लिया तो भी विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन शारीरिक गठन कोई दिखने में कैसा, इस चीज़ का कोई विकास पर फर्क नहीं पड़ता। आगे है अगला क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है? लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, लैंगिक संवेदनशीलता से। क्या होगा आंसर इसका? जल्दी लगाएंगे आंसर। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। अगर एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होगी तो आपको लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाएगी। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो बच्चे को वस्तु स्थायित्व किस स्तर पर जो है प्रदर्शित करेगा? वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, या संवेदी प्रेरक चरण, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा। 34 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन और 34 नंबर क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। इनको आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोगों को इनका आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? ऑप्शन है रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी। तो विकास के परिप्रेक्ष्य में ये सभी चीज़ें शामिल है, ये सारी चीज़ें रूप, दर, अनुक्रम सभी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती हैं। तो ऐसी अवधारणाएं जिनमें विचारात्मक प्रक्रिया में नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित होता है, उन्हें क्या कहते हैं? रचनात्मक, अभिनव, बुद्धिमत्ता या नव विचार। क्या कहेंगे उन प्रक्रियाओं को? क्या कहेंगे? जल्दी करेंगे आंसर। सभी वीर वीरांगना जल्दी से आंसर करें, जल्दी से, जो उसके साथ में लगे रहें। आंसर होगा इसका फर्स्ट, रचनात्मकता। रचनात्मकता इसका राइट आंसर होगा। और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और यहाँ पर अपना स्कोर बताना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आपका स्कोर जानना चाहती हूँ कि आपने कितनी तैयारी को अपनी को परिणाम दे दिया है, कितना आपका रिजल्ट बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप अपना अगर स्कोर देख लेते हैं, यहाँ पर आप अपने आप को चेक कर लेते हैं
इन टेस्ट सीरीज के थ्रू, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको अभी कितनी तैयारी की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता से वंशजों को स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। जो माता पिता से संतानों को या वंशजों को या आने वाली पीढ़ी को जो गुण हस्तांतरित होते हैं, जो गुण ट्रांसफर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, जीन कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं या होम्योस्टेसिस कहते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता कहते हैं उन गुणों को जो पेरेंट से संतान में हस्तांतरित होते हैं या संतान को स्थानांतरित होते हैं या संतान को ट्रांसफर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? ऑप्शन है नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड के सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत या वर्नोन का पदानुक्रम सिद्धांत। क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका आंसर? सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। तो स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत इस चीज को प्रदर्शित करता है, इस चीज का समर्थन करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और बुद्धि के मैंने सिद्धांत याद करने की आपको ट्रिक कराई थी, टेट थ्योरी के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मैंने आपको बताया था, और ये ट्रिक थी हमारी, केले थे समूह में, थॉर्नडाइक को बहुत भाए, एक खाया बिन्नी ने, 2-3 स्पीयर ने खाए। तो स्पीयरमैन ने द्विखंड और त्रिखंड बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, दोनों सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिए हैं। उस ट्रिक को आप ध्यान रखें, उससे आपके 4-5 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाते हैं बस ट्रिक को याद रखने से। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। किस पर अंतर्निहित हैं? अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान या विचारात्मक प्रक्रिया। सभी वीर और वीरांगनाएं आंसर करेंगे। क्या होगा? प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया किस पर निहित हैं? किस पर अंतर्निहित होती हैं? विचारात्मक प्रक्रिया पर अंतर्निहित होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। ये सारी चीजें किस पर अंतर्निहित हैं? विचारात्मक प्रक्रिया पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की परिघटना में कौन आवश्यक घटक नहीं है? सीखने की परिघटना में कौन आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता या आंतरिक व्यवस्था या प्रेरक या शिक्षक। अब यहाँ पर आप गलती करने वाले हैं, सभी वीर वीरांगनाएं ध्यान से आंसर करेंगे। सीखने की परिघटना में कौन आवश्यक घटक नहीं है? यहाँ पर क्या होगा आंसर? जल्दी करेंगे आंसर, क्या होने वाला है? तो सीखने की परिघटना किसके साथ होगी? सीखेगा कौन? बालक सीखेगा, तो वहाँ पर शिक्षक की इतनी कोई महत्वता नहीं है, आवश्यक घटक इतना नहीं है शिक्षक। जबकि अधिगम करता है वो आवश्यक है, आंतरिक व्यवस्था भी आवश्यक है कि वो अंदर से संतुलित हो, बिल्कुल सेटलमेंट हो, कंट्रोल में हो, नियंत्रण में हो, उसे कोई किसी तरीके की हड़बड़ाहट ना हो, कोई परेशानी ना हो। और प्रेरक भी आवश्यक है सीखने की परिघटना में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार से सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? इसका आंसर करेंगे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, भाग अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट अनुबंधन या सामूहिक अनुबंधन। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि आंसर आपका थोड़ा इंग्लिश में यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया है। तो वह सिद्धांत जिसमें अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जाता है। जब पुनर्वलन मिलता है उसी के फलस्वरूप व्यवहार किया जाता है, तो कौन सा सिद्धांत है वो? तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, ऑपरेंट अनुबंधन। ऑपरेंट अनुबंधन का सिद्धांत यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। ऑप्शन है परिवेश का प्रभाव, हावथॉर्न का प्रभाव, प्रभाव का नियम या फिर प्रतिलोम परिवेश का नियम। राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा परिवेश का प्रभाव। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक सकारात्मक गुण है किसका? परिवेश के प्रभाव का सकारात्मक गुण होता है। अगला है क्वेश्चन नेक्स्ट, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है, अंकित की आयु कितने वर्ष है? 12 वर्ष। और रमेश अंकित से कितना छोटा है? 2 वर्ष छोटा है। जब रमेश की 12 वर्ष है तो अंकित की कितनी हो गई? 10 वर्ष हो गई। मानसिक आयु आपको बतानी है, मानसिक आयु कितनी होगी। और बुद्धि लब्धि कितनी है? यहाँ पर 100 बराबर 120 के रखना है। तो बुद्धि लब्धि, मानसिक आयु x मान लेंगे और बुद्धि लब्धि है 120। तो यहाँ काटेंगे 100, 10 बचा 10, 10x बराबर 120 के, और x बराबर कितना हो जाएगा? 10/12। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ पर 12 आंसर सही होगा, 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है?
ऑप्शन है आयु, लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान। क्या होगा इसका आंसर? असतत चर का उदाहरण नहीं है। आंसर होगा इसका ऑप्शन 1, ऑप्शन फर्स्ट होगा आयु। ए ऑप्शन सही होगा। असतत चर का उदाहरण आयु नहीं है, जबकि लिंग, वैवाहिक और आवासीय स्थल ये सभी असतत चर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। ऑप्शन है साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या लिखित परीक्षा। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता का आपको आकलन करना है तो सबसे बेहतर तरीके से किस चीज़ से आप आकलन कर सकते हैं? ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, अवलोकन। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता का आकलन आप अवलोकन के थ्रू सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सबसे उचित तरीका रहेगा अवलोकन। अगला क्वेश्चन, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है। जब कक्षा नायक के द्वारा कोई टीचर है, यानी कि कोई कक्षा नायक है या कोई शिक्षक है, उसके द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? नैदानिक मूल्यांकन कहेंगे या फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहेंगे या प्लेसमेंट मूल्यांकन कहेंगे या संकलित मूल्यांकन कहेंगे? तो इस तरीके के मूल्यांकन को क्या कहेंगे बताना है आपको, जल्दी से आंसर करेंगे। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। जब कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, जब अनुदेशन दे रहे हैं उसी समय सीखने के विकास में जब किया जाए तो उस तरीके के एवेल्यूशन को फॉर्मेटिव एवेल्यूशन कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। कोई बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो इसका कारण क्या है? परिवार का वातावरण है, कक्षा का वातावरण है, पड़ोस का वातावरण है या ये सभी? तो कोई बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो ये सभी कारण हो सकते हैं, इसलिए इसका उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो कौन सी संस्था सामाजिक हस्तांतरण के, सामाजिक जो परंपराएं उनके ट्रांसफर में सबसे ज़्यादा योगदान देती है? परिवार है, विद्यालय है, पड़ोस है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा योगदान देता है परिवार आपका। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड सही होगा, 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष में बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम? क्या होगा इसका राइट आंसर? बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है, क्या कारण हो सकता है अपराधी प्रवृत्ति के होने का? तो राइट आंसर है परिवार का वातावरण। अगर परिवार का वातावरण ही सही नहीं है तो बालक अपराधी प्रवृत्ति का हो जाएगा। परिवार के वातावरण में या परिवार में कोई अपराधी प्रवृत्ति का है तो बच्चा अपराधी हो जाएगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन और आउट ऑफ 50 आपके कितने ठीक हुए, अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपने 50 में से कितने ठीक कर लिए, अपना स्कोर बताएंगे और उन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे। दोनों ही क्वेश्चन इतने टफ नहीं है तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। गुड डे।